और चलिए अब आपको एक मिनट में बताते हैं कि कैसे चीन के साथ तनाव के बीच सरकार को मिला है विपक्ष का समर्थन। भारत चीन तनाव के मुद्दे पर संसद में सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू और डीएमके समेत कई दल शामिल हुए। केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को एलएसी के हालात के बारे में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री आज 12 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति बन गई है। इससे पहले राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पिछले 6 महीने में भारत चीन सीमा पर घुसपैठ का कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से 47 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को यह भी बताया कि सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। वहीं खुफिया तंत्र को और मजबूत किया गया है। घुसपैठियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं चीन ने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है, लेकिन चीन के दुष्प्रचार का भारतीय सेना ने पलटवार किया। 60 सेकंड में खबर दी। चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर भारत का रुख काफी आक्रामक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर चीन को भारत के साथ सीमा समझौते का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं रक्षा मंत्री के बयान के बाद चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसकी इसी बौखलाहट का असर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में दिखा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत के रक्षा मंत्री का बयान उकसाने वाला है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि भारत कठोर रवैया अपना रहा है और दोनों देशों के बीच ये तनाव आने वाले ठंड के महीनों तक जारी रह सकता है। उसने कहा कि चीन की सेना को सर्दियों के मौसम तक गतिरोध के जारी रहने की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन की मीडिया में भारतीय सेना की अधूरी तैयारियों के दावे वाली भ्रामक खबरें भी चलाई जा रही हैं, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी पलटवार किया है। भारतीय सेना ने कहा कि वो किसी भी स्थिति में सामरिक हालात से निपटने में पूरी तरह से तैयार है। अगर सर्दी के मौसम में जंग के हालात बने तो चीन का सामना सक्षम और सशक्त भारतीय सेना से होगा। भारत से हर मोर्चे पर फिट रहे चीन का जासूसी कांड सामने आने के बाद भारत सरकार ने इस पर कड़ा एतराज जताया। बस 60 सेकंड में जानिए भारत ने चीन को क्या संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत देश के जाने माने लोगों की जासूसी करने के मामले पर भारत सरकार ने चीन से कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने जासूसी का मामला चीन के राजदूत के सामने उठाया। चीन ने इसके जवाब में कहा है कि झेनुआ एक निजी कंपनी है और उसने अपनी बात सार्वजनिक तौर पर सामने रखी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार से लोगों के डेटा को चीन के जासूसों से बचाने की मांग की थी, जिसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें ये जानकारी दी। एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच जासूसी की खबरें दोनों देशों के बीच भरोसा और कमजोर करने वाली है। दरअसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कंपनी झेनुआ भारत में 10,000 लोगों की जासूसी करवा रही है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग हो रही है, लेकिन इसकी धीमी प्रक्रिया को लेकर अब आईबीएसए ने सवाल उठाए हैं। क्या है ये पूरी खबर, 1 मिनट में। आईबीएसए यानी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार की धीमी गति पर नाखुशी जाहिर की है और इसके विस्तार को जल्द पूरा करने की मांग की है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने साझा बयान में कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह बयान तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद जारी किया गया। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के मजबूत दावेदार हैं। अमेरिका समेत यूएनएससी के कई देश भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत भी करते रहे हैं। अब आईबीएसए ने भी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के निर्वाचन का हवाला देते हुए यूएनएससी के विस्तार की वकालत की है। आईबीएसए के बयान में कहा गया है कि भारत इस मंच पर एक मजबूत आवाज होगा और वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक नियम आधारित व्यवस्था का रक्षक बना रहेगा। हिंद महासागर में अफ्रीकी देश मजबूती के जरिए भारत ने किस तरह चीन की घेराबंदी को कमजोर किया, 60 सेकंड में आपको ये भी बताते हैं।
भारत पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़ गया है। माना जा रहा है कि इससे हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक तौर पर भारत और मजबूत होगा। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट या जद्दा अमेंडमेंट दरअसल लाल सागर, अदन की खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तट से सटे 18 सदस्य देशों का संगठन है, जिसके जरिए ये देश समंदर की चुनौतियों से निपटने की कोशिश करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 26 अगस्त को इस संगठन की डिजिटल बैठक के बाद भारत पर्यवेक्षक के रूप में इससे जुड़ा है। भारत, जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका के साथ इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। इस संगठन से भारत ऐसे समय में जुड़ा है जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन अपना सैन्य प्रभाव बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास कर रहा है। अफ्रीका का ये छोटा सा देश जिबूती चीन और अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों की दिलचस्पी का केंद्र रहा है। चीन ने यहाँ अपना सैन्य अड्डा भी बना रखा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। बीजेपी पूरे देश में इसे किस अंदाज में सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है, आइए आपको बताते हैं। राष्ट्र के प्रहरी, राष्ट्र के सेवक और राष्ट्र के निर्माता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी पूरे देश में सेवा सप्ताह और आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के तौर पर मना रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री के जीवन से संबंधित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 70 पेड़ लगाए। सभी कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। जयपुर में बीजेपी ने दिव्यांगों को जरूरी उपकरण बांटे। वाराणसी में बीजेपी ने स्वच्छता अभियान चलाया। यूपी सरकार में पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी भी इसमें शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म सप्ताह के मौके पर जरूरतमंद लोगों को 100 चश्मे बांटे। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स जाल का खुलासा बॉलीवुड में बंटवारे की वजह बन गया है। किस तरह विवाद ये गहराया हुआ है, 60 सेकंड में खबर समझिए। बॉलीवुड में ड्रग्स पर उठ रहे सवाल अब जया वर्सेस जया बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन के बयान पर बीजेपी नेता जयाप्रदा ने सवाल उठाए हैं। जी द्वारा युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए उन्होंने जो बात रखी है, मैं उनको समर्थन करती हूँ। कंगना रनौत ने जया बच्चन और उनके समर्थन में खड़े कई सितारों पर ट्वीट किया। कंगना रनौत ने लिखा, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को नारीवाद सिखाया। थाली देशभक्ति प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट और जया बच्चन के विरोध में बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों के स्टार रवि किशन ने कहा, रोक दो नशे के दरिया में बहते हुए पानी को, अभी भी वक्त है, बचा लो देश की जवानी को। वक्त रहते जो न जागे तुम तो अनर्थ हो जाएगा, नशे की लत से तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वहीं सूत्रों के हवाले से इस मामले में एक बड़ी खबर यह भी है कि एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत की बहन और जीजा से पूछताछ कर सकती है। सुशांत सिंह की मौत का केस हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी सुशांत की बहन और जीजा को समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। रिया के अलावा जिन जिन लोगों से एनसीबी ने अब तक पूछताछ की, उन लोगों ने सुशांत की एक बहन और जीजा से जुड़ी बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी एनसीबी को दी है। साथ ही रिया ने सुशांत की एक बहन और उनके जीजा पर कई आरोप लगाए हैं। यह अहम जानकारी एनसीबी की जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली है। ऐसे में अब एनसीबी सुशांत की बहन और जीजा से भी पूछताछ करना चाहती है। वह एनसीबी पहले ही ड्रग्स मामले में कई लोगों पर शिकंजा कस चुकी है। रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा समेत कई लोग एनसीबी की गिरफ्त में हैं। अब देखना यह है कि सुशांत की बहन और जीजा से एनसीबी की पूछताछ से इस केस में और कितने राज खुलने बाकी हैं। वहीं सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स जाल का विवाद सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, इसकी गूंज पूरे देश में सुनी जा रही है। 60 सेकंड में खबर समझिए। सुशांत केस में शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने करण जौहर समेत बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के खिलाफ शिकायत की है।
सिरसा ने आरोप लगाया है कि ये फिल्म स्टार ड्रग्स पार्टी का आयोजन करते हैं। उनमें दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, विकी कौशल, वरुण धवन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि अगर 1 साल पहले मुंबई पुलिस ने ड्रग्स एंगल की जांच की होती तो हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत मौजूद होते। आपको बता दें कि सिरसा ने 1 साल पहले बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल की जांच को लेकर मुंबई पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन उस शिकायत पर मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी कहा कि बॉलीवुड में कुछ तो गड़बड़ है और जिस तरह से मुंबई पुलिस मौन रही, इससे साफ संकेत है कि कुछ तो छिपाया जा रहा है। सारे तथ्य भी दिए हैं, मैंने एविडेंस भी दिए हैं और मैंने उनसे मांग किया कि जो आपकी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है रिया केस की, उसके अंदर इस केस को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। उन्होंने मुझे श्योर किया है कि टाइम लग सकता है, लेकिन हम इस केस को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए क्या सुझाव दिए, आपको वो भी दिखाते हैं। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 राज्यसभा से पास हो गया। संसद में चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने आयुर्वेद को दुनिया में और प्रचारित करने की जरूरत बताई। It is our ancient science which has all-encompassing medical treatments, whether it is orthopedic, whether it is surgery, plastic surgery and everything. राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने सरकार को 5 सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा, आयुर्वेदिक पौधे के लिए किसानों को आर्थिक मदद मिले, सरकार आयुर्वेदिक कच्चे माल की गुणवत्ता पर ध्यान दे, रिसर्च के लिए सरकार प्राइवेट सेक्टर को फंड दे, आयुर्वेद के साथ योग को प्राथमिकता मिले, राष्ट्रीय मिशन बनाकर सरकार काम करे। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने यह भी कहा कि आयुर्वेद एक बेहद पुराना विज्ञान है, साथ ही साथ ये भारतीय संस्कृति को भी दर्शाता है। और अब आप 1 मिनट में जानिए मोदी सरकार ने किसानों को दी है कौन सी सौगात। मोदी सरकार ने संसद में 3 विधेयकों को पारित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी। जेपी नड्डा ने किसान प्रोडक्ट बिल को किसान की सेवा करने वाला बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को 1 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया। किसानों के उत्पाद का, प्रोड्यूस का दाम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले ये तीनों ही बिल रहने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस विधेयक का विरोध कर रही है। किसानों पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में ये अपोज कर रहे हैं और किसानों को लुभाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में उसको डालते हैं और आज दुनिया को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के प्रति समर्पित हैं। जो भी समझौता होगा वो उत्पाद पर होगा, किसानों की जमीन पर नहीं। साथ ही इस विधेयक से किसान की हालत में मूलभूत बदलाव भी आएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगे की साजिश को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में कौन कौन आरोपी बने हैं, 1 मिनट में जानिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली दंगों की चार्जशीट दाखिल की है। 10,000 से अधिक पेज की चार्जशीट में 15 आरोपियों के नाम हैं जिन पर दंगे भड़काने का आरोप है। आरोपियों में खालिद सैफी, मिरान हैदर, इशरत जहां उर्फ पिंकी, सफूरा जरगर, गुलफिशा खातून उर्फ गुल, ताहिर हुसैन, शहदाब अहमद, आसिफ इकबाल तन्हा, शिफाउर रहमान, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, अतहर खान, सलीम मलिक उर्फ मुन्ना, मोहम्मद सलीम खान, तस्लीम अहमद के नाम शामिल हैं। इन सभी आरोपियों के नाम चार्जशीट में यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, आईपीसी और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। बुधवार को दाखिल की गई चार्जशीट में उमर खालिद और शर्जिल इमाम का आरोपी के तौर पर नाम नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उनका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में डाला जाएगा। और अब 60 सेकंड में आपको बताते हैं कि किस तरह देश में आईएसआईएस का खतरा बढ़ता जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक देश के 12 राज्यों में आईएसआईएस का नेटवर्क सक्रिय है। गृह राज्य मंत्री के मुताबिक ये खुलासा एनआईए की जांच से हुआ है। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि एनआईए ने दक्षिण भारतीय राज्यों में आईएसआईएस से जुड़े लोगों पर 17 केस दर्ज किए हैं, जिनमें तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक और तमिलनाडु से 122 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि एनआईए की जांच में पता चला है कि इस्लामिक स्टेट दक्षिण के कई राज्यों के अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक सक्रिय है। भारत में अपनी आतंकी विचारधारा की घुसपैठ के लिए आईएसआईएस के आतंकी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अपनी कड़ी नजर बनाए हुए हैं और आरोपियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन एक विवाद अभी भी बाकी है। बस 60 सेकंड में आपको बताते हैं कि विवाद है क्या। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कई बड़े नेता आरोपी हैं। कोर्ट ने सभी को फैसले के वक्त अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया है। ढांचा गिराए जाने के मामले में 6 दिसंबर 1992 को सभी 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाही, जिरह सुनने के बाद 1 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी की। 2 सितंबर से फैसला लिखा जाना शुरू हुआ। मामले में सीबीआई ने 351 चश्मदीदों की गवाही करवाई है, तो वहीं 600 दस्तावेजी सबूत भी पेश किए हैं। मामले की सुनवाई कर रहे जज एसके यादव ने सभी आरोपियों को फैसले के वक्त अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्सेस ममता सरकार नई बात नहीं है, लेकिन इस बार तर्पण पॉलिटिक्स हावी है। क्या है सियासत की असल वजह, आप जानिए 60 सेकंड में। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए शहीद तर्पण का कार्यक्रम किया। इस दौरान कोरोना का हवाला देते हुए कोलकाता पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। कोलकाता के बाग बाजार घाट में इस आयोजन के लिए बनाए गए मंच को भी पुलिस ने उखाड़ दिया। बंगाल के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। उन सब को हम तर्पण देना चाहते थे, उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे, क्योंकि ममता जी की सरकार है, पर उन्होंने परमिशन भी नहीं दी, परमिशन कैंसिल भी नहीं की। बीजेपी ने पुलिस को बताया कि कोरोना की वजह से उन्होंने पहले ही कम लोगों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके बावजूद भी पुलिस ने उन्हें तर्पण कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी और कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस बीच पुलिस को चकमा देते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम की जगह बदलकर बाग बाजार के पास गोलाबारी घाट पर तर्पण को विधि विधान से पूरा किया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में राजनीति तेज होती जा रही है। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने दीदी के बंगाल की तुलना कश्मीर से कर दी। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति का दावा किया। लॉकेट चटर्जी का कहना था कि दंगे जैसी स्थिति में भी ममता सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल खतरे में है और पुराना कश्मीर बन रहा है। लॉकेट चटर्जी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के वक्त हुगली में दंगा हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो कोरोना टेस्ट नहीं करवाएंगे। फिर मतभेद इतने बढ़े कि 3 दिन तक दंगा हुआ। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग कोरोना टेस्ट नहीं करवाएंगे बोल के मतभेद हुआ और दंगा का रूप ले लिया। 3 दिन तक ये दंगा चला। बाहर से लोग बम इकट्ठा करके आके दंगा किया, किसी का घर लूट लिया, किसी का दुकान जला दिया। लॉकेट चटर्जी इसके लिए सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार ठहराती हैं। 2017 में रामनवमी का मिছিল के टाइम में ये तेलीनीपाड़ा में ये ऐसा हिंसा का परिस्थिति होता है सर। टीएमसी नेता इसमें जुड़े होते हैं सर। अगर मैं नाम ले लूं तो हम वो पार्टी मुझे बोलेगा मैं कम्युनल हूँ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.